गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 12 जुलाई 2021 को हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक 4 पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी, कक्षा हमारी 10वीं, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम और विषय अध्यापक का नाम हम ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्या वर्कशीट हमारा क्या सवाल लेकर आई है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आज भी हमें गद्यांश मिला है पढ़ने के लिए और हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यस, तो चलिए पढ़ते हैं। 2-3 सवाल पढ़ लें पहले। चलो, धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग करना है तो ये तो ग्रामर का सवाल ही, हम वैसे भी कर सकते हैं। विशिष्ट और सीमित शब्दों के विलोम शब्द बनाने, ये भी हम वैसे ही कर सकते हैं। जो हमें ढूंढना है वो देखते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? और आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आज का हमारा जो गद्यांश है वो शिक्षा को लेकर है। यस, चलिए शुरू करते हैं। एक तरह से थोड़ी सी हमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण दिख जाएगा, है ना, कि क्या रहा है। चलिए, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। शिक्षा का नहीं, प्रशासन की बात करें बेटा, शिक्षा का तो बहुत प्राचीन है। शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। किस दृष्टिकोण से शिक्षा की शुरुआत हुई? धार्मिक दृष्टिकोण से। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की, कम दिखाई। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी, 1813 में तो हमारे देश पर जो है अंग्रेज़ों का शासन था, है ना, ब्रिटेन का शासन था। तो 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया था, जिम्मेदारी ली थी, और ये दायित्व भी बहुत सीमित था। और क्या था? देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया समुचित रूप से व्यय हो। 1 लाख रुपया चार्टर में निर्धारित किया गया था शिक्षा पर, और ये देखना था कि 1 लाख रुपया किस तरह से खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है शिक्षा पर। ये देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। आगे, शिक्षा प्रांतों का विषय रहा। अच्छा, ये तो आंसर मिल गया ना हमारे चौथे सवाल का। देखो, शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम ये कह सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना था, उसमें परिवर्तन करना था, और ठीक है, जो 1 लाख रुपए निर्धारित किया गया था उसको देखना था कि किस तरह से वो व्यय हो रहा है। इस तरह से ये हमारा आंसर बन गया, चौथा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, पढ़ते हैं क्या कहते हैं आगे गद्यांश। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा, तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रहा, 1921 तक, और 1921 के बाद से अब तक ये राज्य का विषय ही बना रहा। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार यथा राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे। ठीक है, फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया, तब हम आज़ाद हो चुके थे। यस, 3 तरह की सूची है, ये हम अपने सोशल साइंस में पढ़ेंगे। यस, और उसमें एक सूची का नाम है समवर्ती सूची। 1976 में समवर्ती मतलब जिस पर दोनों ही निर्णय ले सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। ठीक है, तो ये होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ले लिया गया है। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगा। ठीक है, तो देखो सवाल का आंसर यहाँ आ गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तीसरा सवाल, तो हम ये कह सकते हैं अक्टूबर 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 2 सवालों के आंसर हमने ढूंढ लिए। और प्रश्न नंबर 5वां, आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? देखो, ये तो आपके ऊपर है।
आप क्या सोचते हो, क्या परिवर्तन चाहते हो पढ़ाई में, शिक्षा में? कुछ भी आप परिवर्तन सोच सकते हो। यस, जो आपका मन करे। कोई कह भी सकता है कि शिक्षा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिले हमें, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हो। ठीक है, कोई भी आप जो चाहते हैं, तो मैंने एक ऐसे ही एग्जाम्पल दिया है। आप जो चाहते हो, क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन हो। ठीक है, ये प्रश्न 5वां था। अच्छा, प्रश्न नंबर पहला और दूसरा रह गया, जो कि ग्रामर के टॉपिक्स हैं। हाँ, धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। प्रत्यय होता है जो मूल शब्द के बाद में लगता है, उसे हम कहते हैं प्रत्यय, बाद में लगने वाला। ठीक है, धार्मिक में धर्म मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। ये देखो, धर्म मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। फिर विशिष्ट एवं सीमित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। विशिष्ट होता है स्पेशल, विशेष है, तो उसका विलोम क्या होगा? साधारण, आम। ठीक है, और दूसरा है सीमित। सीमित तो होता है भाई, कोई चीज़ सीमित है, बांधी हुई, एक तरह से बंधी हुई है, लिमिटेड है, तो उसे हम कहेंगे असीमित। ठीक है, तो ये हमारे जो दोनों के दोनों सवाल सॉल्व हो गए हैं, जो हमारे ग्रामर से लिए गए हैं, व्याकरण से लिए गए हैं। तो इस तरह से हमारी आज की वर्कशीट, और बहुत सिंपल सी वर्कशीट है ना। इस गद्यांश से हमें काफ़ी नॉलेज मिली शिक्षा से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए, आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।